और स्वागत है लक्ष्य आईएएस के प्लेटफॉर्म में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रोज रोज दोहराना नहीं है, एक करंट अफेयर का अच्छा सेगमेंट जो हम लोग लगातार पूरा कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, मेंस में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में भी बात कर रहे हैं और इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो आज का जो सेगमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और इसे कई बार पहले भी पूछा गया है और न्यूज में आने की वजह से फिर से पूछा जाना इसके चांसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं। ये संभव है कि इस बार पूछा जा सकता है। अगर आरओ या आरओ का पेपर बन गया है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज यूपीपीएससी में पूछा जाना ये संभव है। इस पर मेंस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और वो टॉपिक क्या है? आर्टिफिशियल रेनिंग। आर्टिफिशियल रेनिंग यानी कृत्रिम वर्षा। हम सभी जानते हैं कि वर्षा मौसम जब आता है, मानसून जब आता है तो वर्षा होती है। भारत में मानसूनी वर्षा होती है, बरसात का मौसम है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, इस टाइम बेहतरीन वर्षा का मौसम बना हुआ है। लखनऊ में तो बहुत जबरदस्त वर्षा हो रही है, मतलब मन भर गया, इतना जबरदस्त हो रही है। लेकिन वो प्राकृतिक वर्षा हो रही थी। अगर प्राकृतिक वर्षा ना हो और उसके बावजूद हमको जरूरत पड़ जाए कि हम वर्षा करवाएं या फिर वर्षा होनी चाहिए, इसके कई अलग कारण हो सकते हैं, जैसे कि पेड़ पौधों के पानी के लिए, रेगिस्तान के एरिया को कम करने के लिए, या फिर हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। उसके लिए हमको अगर नेचुरल वर्षा यानी प्राकृतिक वर्षा नहीं मिल रही है तो कृत्रिम वर्षा का बस भी सहारा लिया जा सकता है। भारत एक ऐसा देश है जिसने कृत्रिम वर्षा में कई कीर्तिमान हासिल किए हैं और इसी के चलते इस बार पहली बार दिल्ली एनसीआर में वर्षा को तय किया गया है कि इस बार दिल्ली एनसीआर में जुलाई के महीने में कुछ सेलेक्टेड टाइम पीरियड में वर्षा की जाएगी। तो चलिए इस करंट अफेयर सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं। क्या है आर्टिफिशियल रेनिंग, कहां हो रही है, कितना टाइम पीरियड है, कितनी बार होगी, आर्टिफिशियल रेनिंग कैसे होती है, भारत में पहली बार कब हुई थी, इस मिशन का नाम क्या है, भारत में और कब हो चुकी है, सफल कितनी बार लगभग हुई है, कौन सी मिनिस्ट्री इसके अंतर्गत आती है, ये सारे के सारे पॉइंट्स हम लोग सेगमेंट्स में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप करंट अफेयर में देख रहे हैं तो लिखा हुआ है दिल्ली टू सी इट्स फर्स्ट एवर आर्टिफिशियल रेन टू कॉम्बैट एयर पॉल्यूशन इन जुलाई। इसमें क्या बताया गया है कि इस बार की जो कृत्रिम वर्षा का उद्देश्य है वो एयर पॉल्यूशन को कम करना है। और कहां पर? दिल्ली एनसीआर में। और दिल्ली एनसीआर पहली बार आर्टिफिशियल रेनिंग का एक इतिहास बनेगी, गवाह बनेगी। ठीक है, ये करंट अफेयर का सेगमेंट है। इसी के साथ साथ एक और दूसरी जगह आया है, लिखा है आर्टिफिशियल रेन टू फिक्स पॉल्यूशन रिमेन्स एज ए नोबेलियस साइंस। अब विज्ञान के माध्यम से आर्टिफिशियल रेनिंग होगी जिसके माध्यम से हम भविष्य में भी आने वाली परिस्थितियों से आसानी से सामना कर सकते हैं, खास तौर पर जहां वर्षा ना हो रही हो या फिर पानी की कमी हो। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने सेगमेंट को शुरू करते हैं कुछ इस तरह से हैं कि पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉइंट पर बात करेंगे। तो दिल्ली सरकार ने इस बार किस चीज से निपटने के लिए? वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पहली बार आर्टिफिशियल रेनिंग का माध्यम चुना है या रास्ता चुना है। आर्टिफिशियल रेनिंग जो होती है वो क्लाउड सीडिंग के माध्यम से होती है। क्लाउड सीडिंग क्या है इस पर अभी बात होगी। क्लाउड सीडिंग का मतलब क्लाउड्स यानी बादलों में जाकर सीडिंग करना, बीज बोना। वो क्या होता है? जैसे कि हम जमीन में सीडिंग करते हैं तो उसे फसल उगती है, जब बादलों में सीड्स या बीज बोएंगे तो फिर क्या होगा, उसके बारे में यहां पर बात हो रही है। तो यह जो आर्टिफिशियल रेनिंग हो रही है इसको करवा कौन रहा है? ये आईआईटी कानपुर। वैसे तो मैं भी कानपुर का ही हूं और कानपुर के लोग बहुत ही काबिल होते हैं, मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आईआईटी कानपुर जो है, आईआईटी कानपुर के द्वारा ये वर्षा करवाई जा रही है। और आईआईटी कानपुर ने इसका एक टारगेट फिक्स किया है कि 4 से 11 जुलाई के बीच में, 4 से 11 जुलाई के बीच में अलग अलग सेक्ट में आर्टिफिशियल रेनिंग करवाई जाएगी, जो लगभग पूरे दिल्ली एनसीआर को कवर करेगी। अगर हवाओं का प्रभाव रहा तो आसपास के क्षेत्रों को भी कवर कर सकती है। इसके बाद अगर देखते हैं इस परियोजना का एक नाम दिया गया है, जो नाम क्या है? टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द क्लाउड सीडिंग एज एन अल्टरनेटिव फॉर द दिल्ली एनसीआर पॉल्यूशन मिटिगेशन। एक पूरा का पूरा नाम है और इसमें बताया गया है कि किस तरह से एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली एनसीआर में क्लाउड सीडिंग करवाई जाएगी। इस परियोजना के तहत अगर बात करें तो मुख्य रूप से हमको क्या करना है?
PM 2.5 और PM 10 के पार्टिकल्स जो होते हैं, PM का मतलब होता है प्रधानमंत्री नहीं, यहां पर होता है पार्टिकुलेट मैटर। क्या होता है? पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे कण जो हवा के माध्यम से सांस लेते हुए अंदर भी जाते हैं या फिर पेड़ पौधों की उस सतह पर बैठ जाते हैं, और ये हमारे लिए मुसीबत खड़ा करते हैं। खास तौर पे 2.5 और 10 भी हैं। ये दोनों के दोनों एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी रखे गए हैं पॉल्यूटेंट के रूप में। तो इनको कम करना है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर लिख करके आ जाता है कि कई प्रकार की हार्मफुल गैसेस को कम करना मुख्य उद्देश्य, नहीं, वो तो सेकेंडरी है। प्राइमरी मुख्य उद्देश्य क्या है? PM 2.5 और PM 10 के पार्टिकल्स को कम करना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक इसी में है कि एक्चुअल में ये है क्या, आर्टिफिशियल रेनिंग है क्या। तो अब इस पर बात करेंगे विधिवत तरीके से। आर्टिफिशियल रेनिंग, जिसे क्लाउड सीडिंग भी कहा जाता है, यह एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से बारिश करवाने के लिए किया जाता है। अब बारिश कैसे होगी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बारिश कैसे होगी, उसके हम अलग अलग चरणों में उस पर हम बात करते हैं। पहली बात, इसमें कुछ खास केमिकल्स का यूज किया जाता है। वो कौन कौन से केमिकल हैं, इनको आप याद करिएगा, क्योंकि कई बार करंट अफेयर में पूछा जाता है। पहला है सिल्वर आयोडाइड। पहला कौन सा है? सिल्वर आयोडाइड। दूसरा है पोटेशियम आयोडाइड। तो सिल्वर और पोटेशियम अलग कर दो, आयोडाइड तो याद रहेगा। और तीसरा है ड्राई आइस। तो ड्राई आइस कौन सी होती है? ड्राई आइस जो आप सोच रहे हो वो नहीं होती है, ये CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सॉलिड CO2 ड्राई आइस होती है। आपने कभी देखा होगा कि वो एक आइस रखी होती है, उसे धीमे धीमे हल्के हल्के से उसमें धुआं निकलता है, वो ड्राई आइस होती है। तो ड्राई आइस को लिया जाएगा और ये रासायन बादलों में जाकर के उनके पानी को यानी भाप को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और उससे बारिश करवाई जाएगी। तो पहली चीज, तीन चीजें हैं। पहला है सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस। तीन चीजें, तीन केमिकल्स लिए जाएंगी। दूसरा, इन रासायनिकों का छिड़काव किया जाएगा। कैसे? ये आसमान में जाकर के या तो हवाई जहाज के माध्यम से या हेलीकॉप्टर के माध्यम से या किसी रॉकेट के माध्यम से इन केमिकल्स को ऊपर भेजा जाएगा और स्प्रे कर दिया जाएगा। अब स्प्रे होगा तो आगे की प्रक्रिया क्या होती है? जैसे ही स्प्रे होगा तो ये रासायन क्या करते हैं, देखिए आपको मैं बताता हूं। एक जैसे इसका बिंदु है, एक मैंने मान लिया सिल्वर आयोडाइड का एक पार्टिकल है, तो आसपास की नमी को ये खींचेगा और जो अपने तरफ ये खींचेगा तो जो एक पार्टिकल था जो पहले हवा में आसानी से उड़ सकता था, अब उसने नमी खींच ली है, तो अब क्या होगा, वो भारी हो जाएगा। और जैसे भारी होगा तो ये क्या होगा, अपने आप नीचे आ जाएगा। तो यही प्रक्रिया है इसमें क्या है, रासायन बादलों में पानी की बूंदों को या बर्फ के कणों को बनाने में मदद करता है, जो भारी होकर के नीचे आ जाती हैं। अगेन फिर से हम समझते हैं, यहां पर एक सिल्वर आयोडाइड का पार्टिकल्स है। इस पार्टिकल के आसपास की जो नमी है इसके द्वारा खींच ली जाएगी। ये लगातार उसको पुल करता रहेगा और तब तक करेगा जब तक ये भारी नहीं हो जाता, और जैसे भारी होगा तो ये वर्षा के रूप में नीचे आ जाएगा। और ऐसे ही एक नहीं कई प्रकार की बूंदें बनती जाती हैं जो वर्षा का एक अच्छा रूप लेती हैं। अगर हम देखते हैं क्लाउड सीडिंग के प्रकार, तो दो प्रकार से होते हैं। क्लाउड सीडिंग तो एक वर्षा के लिए होती है जो पानी गिराती है, और एक अगर हम चाहते हैं हिमपात वगैरह हो या फिर बर्फ की वर्षा हो उसके लिए भी होती है। कैसे? पहला होता है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई या हाइग्रोस्कोपिक सीडिंग। तो जो इसका मेन पार्टिकल होता है उसी को बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक। वो धीमे धीमे आकार लेता है और वही सीडिंग, वही वर्षा का रूप ले लेता है या फिर बूंदों का रूप ले लेता है। तो यह तरल बादलों में बूंदों को आपस में मिलाने में काम करता है और उससे क्या होता है, बारिश होती है। दूसरा मैंने क्या बोला है, ग्लेशियोजेनिक सीडिंग। ये ग्लेशियोजेनिक यानी ग्लेशियर से संबंधित है। ये क्या करता है, ये ठंडे बादलों में बर्फ के कण बना करके बारिश कराता है या फिर बर्फबारी कराता है। तो जब हम बोलेंगे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई तो उसमें मुख्य रूप से पानी की वर्षा होती है, और जब बोलेंगे ग्लेशियोजेनिक सीडिंग तो उसमें क्या होता है, उसमें हम बात कर सकते हैं कि इसमें बर्फबारी भी हो सकती है, ठंडे क्षेत्रों में आसानी से हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम इसके फायदे देखते हैं तो कई अलग अलग फायदे हैं, अपने अपने तरीके से अलग अलग फायदे हैं उसके, क्योंकि अलग अलग उद्देश्य हैं, अलग अलग उद्देश्यों के लिए काम होता है तो अलग अलग उसके फायदे होंगे। सिंपल सी बात है। जिसमें पहला अगर हम बात करते हैं तो सूखे प्रभावित क्षेत्रों में बारिश। ऐसा क्षेत्र जहां पर बारिश की कमी है वहां पर हम आसानी से क्लाउड सीडिंग के माध्यम से बारिश करवा सकते हैं, और ऐसे क्षेत्र में हम बारिश जब करवाएंगे तो हरा भरा हो जाएगा। धीमे धीमे वहां पर पेड़ पौधे आएंगे तो वहां एक अच्छा खासा वातावरण या वहां का पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होने लगेगा।
दूसरी अगर हम बात करते हैं कृषि में मदद, तो ऐसा क्षेत्र जहां पर कृषि होती है लेकिन बारिश समय से नहीं हो रही है, तो भैया फसल आज बोई, बारिश हुई, अगले साल तो क्या फायदा, या अगले महीने तो क्या फायदा। तो ऐसे क्षेत्रों में जहां पर कृषि होती है वहां पर समय से बारिश करवाने के लिए, एक निर्धारित बारिश करवाने का एक अच्छा खासा ये साधन है। उसके बाद तीसरा देखते हैं वायु प्रदूषण में नमी, एक कमी, सॉरी। अब देखिए यहां पर वायु प्रदूषण की बात कैसे आती है। वायु में हम देखते हैं ढेर सारे पार्टिकल्स होते हैं, PM 2.5, 10 और लेड के पार्टिकल्स होते हैं, और इसके अलावा ढेर सारी केमिकल्स, गैसेस होती हैं, ये एटमॉस्फेयर में लगातार रहते हैं, और इससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। अब ये पॉल्यूशन कैसे कम होगा भाई साहब, इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए बारिश करवा दो, अपने आप पूरा का पूरा वातावरण साफ हो जाएगा। तभी आप देखते हो बारिश होती है तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स आप देखते होगे, बोलते हैं नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स आप देखते होगे, बोलते हैं 100 से नीचे आ गई, यानी वातावरण बहुत शुद्ध है और आपको दूर तक आसानी से दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसमें एयर में ढेर सारे पॉल्यूटेंट मौजूद नहीं होते हैं। तो इस कारण मौसम के नियंत्रण में, अब देखो कई प्रकार का मौसम क्या होता है, समय समय पर मौसम बदलता रहता है, कभी बर्फबारी होती है, कभी सूखा पड़ जाता है, गर्मी होती है, या हम बोल सकते हैं जहां पर ऐसी गर्मी जहां पर वायु में नमी ना हो। इन सब चीजों को बदलने के लिए या फिर लगातार वो मौसम को अपने अनुसार बनाने के लिए या सकुशल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल रेनिंग का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि एक बार क्या हुआ, 2018 या 19 की बात है, ट्रंप जी के पहले के शासनकाल में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई। उस दौरान क्या हुआ कि अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया की हेल्प की, वो भी कैसे, आर्टिफिशियल रेनिंग करवा करके। इसके बाद कैलिफोर्निया में जब आग लगी तो भी उसी तरह की गई। अभी हाल में आपने सुना होगा लॉस एंजलिस में के जंगलों में आग लग गई थी, तो उनको भी बुझाने के लिए आर्टिफिशियल रेनिंग का प्रयोग किया गया, कई बार किया जाता है। इवन आप अभी हाल में ही पिछले साल है कि न्यूज है शायद, कि दुबई में ढेर सारा पानी हुआ था और इतना ज्यादा हुआ था कि वहां बाढ़ आ गई थी, जबकि ऐसे क्षेत्र में पानी नहीं होता है। तो वहां पर आर्टिफिशियल रेनिंग की टेस्टिंग की जा रही थी, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा था कि ज्यादा आर्टिफिशियल रेनिंग हो गई थी, यानी रेनिंग इतनी हो गई थी कि वहां के लोगों को समस्याएं हो गई थी और कई प्रकार की चीजों का दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसमें कुछ चिंताएं भी हैं। वो चिंताएं किस तरह की हैं, पहला मैं बात करता हूं। देखिए अगर बारिश ज्यादा से ज्यादा होती है तो क्या होता है, बाढ़ का रूप ले लेती है। तो अगर देखिए हवाएं आपके पक्ष में है तो ठीक है, अगर हवाएं आपके पक्ष में नहीं है या अचानक से नमी एटमॉस्फेयर में ज्यादा आ गई है, उसी टाइम आपने क्लाउड सीडिंग करवा दी है, तो बारिश आपके अनुसार से ज्यादा हो सकती है, बहुत ज्यादा हो सकती है, जिसका आसानी से अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता कभी कभार। तो पहले ही तो ये है बाढ़। उसके बाद प्राकृतिक मौसम में बदलाव, इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो प्राकृतिक मौसम का जो हमारा जो चेंज, एक मौसम का पैटर्न होता है कि गर्मी, बरसात, फिर सर्दी, उसी दौरान और भी चीजें होती हैं। तो जो मौसम है धीमे धीमे पैटर्न चेंज करने लगता है, क्योंकि नमी एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है मौसम में, और नमी को आप लगातार अपने अनुसार यूज करने लगे हो, तो उससे क्या होता है, मौसम भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है कि कब आपके साथ कब बारिश करवाओगे तो मौसम किस तरह से लगातार चेंज होने लगेगा। पर्यावरण को नुकसान, अभी होता क्या है कि आप इसमें केमिकल्स का यूज कर रहे हो, और केमिकल्स का यूज कर रहे हो तो वो केमिकल्स तो नीचे गिरेंगे आकर के, तो या तो झीलों में जाएंगे, नदियों में जाएंगे, तालाबों में जाएंगे या पेड़ पौधों के ऊपर जाएंगे। तो वो क्या करेंगे, पर्यावरण को, या फिर डायरेक्टली हम बोल सकते हैं पेड़ पौधों या जलों को या जलाशयों को गंदा करेंगे, या फिर उसको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। स्वास्थ्य को देखिए, अब अगर हम बात करते हैं कि भैया यही केमिकल है मिट्टी में गिरे और यही केमिकल धीमे धीमे चले गए पेड़ों में, और पेड़ों में जैसे गए तो वो पेड़ों में समाहित हो गए और उनको हम लोगों ने कंज्यूम किया, तो धीमे धीमे वो हमारे लिए भी खतरनाक होते चले जाते हैं अगर ज्यादा मात्रा में है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको एनवायरमेंट में पढ़ाया जाता है, आपने पढ़ा होगा बायोमैग्निफिकेशन प्रोसेस, तो ये वहीं से रिलेटेड है। जब पेड़ पौधों में चले जाएंगे तो हमारे पास आएंगे, और धीमे धीमे जब ज्यादा से ज्यादा भोजन करेंगे तो हमारे बॉडी में एकत्रित होते चले जाएंगे। तो ये केमिकल्स उस तरह से भी हमारे लिए नुकसान हो जाते हैं। तो ये एक हमारे लिए चिंता का सबब भी है, ऐसा नहीं है कि केवल और केवल हमारे लिए अच्छा ही है। अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल रेनिंग की, तो ये आज की शुरुआत नहीं, बहुत पहले हमारे यहाँ टाटा ग्रुप ने पहले पश्चिमी घाट में बारिश करवाई थी। तो हम देखते हैं, अगर हमारे यहाँ की शुरुआत, इतिहास अगर देखते हैं तो इतिहास पे अगर हम गौर करेंगे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के अनुसार 1951 में भारत जब गणतंत्र हुआ था, उसी दौरान टाटा समूह ने पश्चिमी घाट में सिल्वर आयोडाइड जनरेटर का उपयोग करके कृत्रिम बारिश करवाई थी। इसके बाद भी
तमिलनाडु में 1983, 93, 94 में हुई। महाराष्ट्र में 2004, 2018, 19 में हुई है। एक आईपैक्स नामक एक प्रोग्राम वो पूरा का पूरा चलाया गया था। फिर कर्नाटक में हुई 2003, 4 और 19 में। आंध्र प्रदेश 2008 में हुई। इवन मेरे कानपुर में भी हुई 2018 में, जिसमें 6 प्रयोग किए गए, उनमें से 5 प्रयोग सफल रहे, और 2023 में भी हुई जुलाई में। तो इस तरह से कई बार बारिश करवाई जा चुकी है, ये एक बार की बारिश नहीं है। और दिल्ली में लेकिन पहली बार बारिश हो रही है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके लिए किस मंत्रालय की अनुमति की जरूरत होती है, कौन सा मंत्रालय इस पर पार्टिसिपेट करता है, तो हम बात करेंगे पहला हम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यानी पर्यावरण वन मंत्रालय की। आप पहले पर्यावरण वन मंत्रालय से अनुमति लेंगे कि किस क्षेत्र में बारिश करवानी है, उसके नुकसान और फायदे और नुकसान वो खुद बताएंगे। अगर वो परमिशन देते हैं तभी आगे आप बढ़ेंगे। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से, क्योंकि यही क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर की जानकारी रखते हैं कि ऐसा तो नहीं आज आप बारिश करवा रहे हो, कल के दिन नेचुरल बारिश हो जाए तो वहां पर अपने आप बाढ़ आ जाए, तो इनसे भी हमको परमिशन लेनी होती है। फिर तीसरा होता है गृह मंत्रालय से, उस क्षेत्र की जानकारी हमको चाहिए होती है, वो गृह मंत्रालय के द्वारा दी जाती है। फिर क्या वहां पर कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी प्रकार की मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही हो, या फिर वहां पर छावनी वगैरह बन रही हो, या फिर कोई ऐसा कार्य हो रहा हो जो मिलिट्री को दिक्कत हो जाए, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से भी इसकी परमिशन चाहिए होती है। नेक्स्ट आता है सिविल एविएशन। तो अब हमारे सिविल प्लेन जो होते हैं उड़ते हैं, ये जब उड़ते हैं तो इनके लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है, और कई बार बारिश के चक्कर में क्रैश भी होने की चांसेस इनके हो जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि बारिश से इनका ट्रैक सही नहीं हो पाता, या फिर जहां इनको लैंडिंग चाहिए होती है आसानी से नहीं हो पाती है। तो इसी कारण जब बारिश होती है तो आसानी से टेक ऑफ और लैंडिंग नहीं करवाते हैं। अगर इमरजेंसी हो तो बात अलग है, या फिर ट्रैक क्लियर है तो बात अलग है। तो इस मंत्रालय से भी इनको अनुमति चाहिए होती है, क्योंकि अगर ये सभी मंत्रालय एक साथ अनुमति नहीं देंगे, क्रमबद्ध तरीके से एक डेट के लिए अनुमति नहीं देंगे, तब तक आर्टिफिशियल रेनिंग नहीं होगी, जिसे मुख्य होता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। अगर हम देखते हैं भारत में लगभग अभी तक 30 से ज्यादा सफल आर्टिफिशियल रेनिंग करवाई जा चुकी है, परीक्षण करवाए जा चुके हैं, और जिसका परिणाम हम लगातार देख रहे हैं कि इससे कई फायदे भी हुए हैं, कभी कभार कुछ नुकसान भी हो जाते हैं। तो भारत में तो अभी तक फायदे हुए हैं, नुकसान एक बार यूएई को झेलना पड़ गया था, दुबई को झेलना पड़ गया था बहुत ज्यादा। खैर वो अलग सेगमेंट रहा, लेकिन हम लोगों को क्या है, करंट अफेयर के सेगमेंट में जो इंपॉर्टेंट है हमारा वो पढ़ना है। पहली बात करंट अफेयर में फिर से मैं बात कर लेता हूं, इसमें क्या है, आर्टिफिशियल रेनिंग क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, कंपोनेंट किस तरह से बारिश करवाते हैं, बारिश कितने प्रकार की होती है ये देखना है आपको, कौन सी मिनिस्ट्री करवाती है, अभी हाल में कहां पर हो रही है, और इसके लिए कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल हैं, भारत में सबसे पहले कब करवाई गई थी आर्टिफिशियल रेनिंग। ये सारे के सारे सेगमेंट्स जो टॉपिक्स हैं इसी सेगमेंट में कंप्लीट हो गए हैं आपके। अगर एक बार आपको मैं थोड़ा सा इस पर बात करना चाहता हूं आर्टिफिशियल रेनिंग की, तो आर्टिफिशियल रेनिंग के साथ साथ आप थोड़ा सा एसिड रेन को भी पढ़ लीजिएगा। एसिड रेन जो होती है वो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होती है, जिसमें आपने पढ़ा होगा H2SO4 और HNO3 बनते हैं। वो एक केमिकल होते हैं जो एटमॉस्फेयर में जाकर के नमी से रिएक्शन, एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन और सल्फर की गैसेस होती हैं वो रिएक्ट करके केमिकल बनाते हैं और वो बारिश कराते हैं। वो आर्टिफिशियल रेन है जो 2 प्रकार की होती है, एक वेट और एक ड्राई। जो गीली होती है वो दिन में होती है, और जो सूखी होती है वो सर्दियों के समय रात में होती है। उसके बारे में भी कभी हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर में, या फिर केवल और केवल आर्टिफिशियल एसिड रेन के बारे में। अगर आपको एसिड रेन से संबंधित एक बूस्टर चाहिए तो आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि आपको आसानी से मैं प्रोवाइड करा दूं। ठीक है, तो जो आज का सेगमेंट था यही था, आप इसको नोट डाउन करिए, रिवाइज करिए, एक नहीं 2-3 बार रिवाइज करिए, प्रीलिम्स के पॉइंट को नोट डाउन करिए और रिवीजन करते रहिए पुराने भी करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।